बड़ी खबरें आ रही हैं भाई, और बड़ा ही मुश्किल है अपनी टाइम लाइन को देखना, लोगों के जो शेयर्ड कंटेंट्स हैं, और एब्जॉर्ब करना इस बात को कि हम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल चल भी रहे हैं और हमें अपनी ज़िंदगी आगे चलानी भी है। जैसे बोलते हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू पे द बिल्स। तो बट दिस इज़ नॉट समथिंग आई रियली वांट टू लिव दिस वे। आई रियली डोंट वांट टू लिव pushing myself for only for the bread and butter, and uh, kind of being complicit कि हम नहीं कर पा रहे अपने लिए वो सब कुछ, अपने भाइयों के लिए वो सब कुछ जो हमें करना चाहिए था। It's difficult to treat your life this way. First things first, knowing that कि जियो पॉलिटिकल चेंजेस बहुत सारी आ रही हैं, और मेरा असल में जो पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत मैक्रो लेवल का है। मैं बहुत ही मैक्रो लेवल पे सोचता हूँ। मैं फिर मैक्रो लेवल पे सोचने के बाद माइक्रो इवेंट्स को ना मॉनिटर करता हूँ। सो मैक्रो सिचुएशन जो है ना, वो चल रही ये है कि दुनिया जो है ना, वो पोलराइज हो रही है, वो हो रही है, बाइपोलर हो रही है। सो there is an eastern power snatching, trying to snatch and be on, क्या बोलेंगे, there is an eastern power which is trying to have an influence over resources, over the regions which is close to the geography of the country, or easily accessible पॉइंट जहाँ पे वो अपने स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर सकते हैं अपने आप को, अपनी मिलिट्री को, अपने जो उनकी पावर है वो कंसंट्रेट कर सकते हैं। एंड देन देयर इज वेस्ट दैट इज ऑलरेडी spread all across the globe, but the influence, the dominance, the overall scenario of the power has been dividing between the eastern and the western power. तो अब चक्कर ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो चाइना को कंटेन करे at different fronts, at multiple fronts, which is number one, मिडिल ईस्ट में जो चाइना, और अफ्रीका में जो चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ओबॉर, यानी जिसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको चाइना को आगे फर्दर मूव ऑन नहीं करने देना चाहता। सो चाइना ने एक पूरी BRI का नक्शा बनाया था 2 साल पहले, और दिखाया था कि मैं किस तरह मिडिल ईस्ट में एक्सपेंड करूँगा। और अफ्रीका के अंदर तो चाइना पहले ही बहुत ज़्यादा काम कर चुका है अपना, तो अमेरिका ने उसको कंटेन करना है। एक वजह ये कि पावर्स एक दूसरे को ग्रो नहीं होने देती, दूसरा अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना जो है वो अनटैप्ड रिसोर्सेज जो अफ्रीका में हैं उनके ऊपर चाइना की जो है वो डोमिनेंस हो। ऑल्दो चाइना ने बहुत स्लोली, बड़े स्विफ्टली जो है ना ये सारे काम किए हैं, बट अब जो उसका प्लान था ना वो बहुत एग्रेसिव था, और उस एग्रेसिव प्लान को अमेरिका ने कंटेन करना है। सो थ्रू क्रिएटिंग दैट डिस्ट्रप्शन इन द मिडिल ईस्ट बाय यूजिंग इजराइल, अमेरिका हैज effectively successfully urged China to think about another strategy, कि इतनी आसानी से मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं आने दूंगा, बिकॉज मिडिल ईस्ट इज USA का सेकेंड होम ग्राउंड। सो चाइना के एक प्लान्स थे, चाइना ने अपने आप को फ्रेंडली डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेटिक अंदाज से और बहुत फ्रेंडली अंदाज से ये सब पिछले 25-30 सालों से ये सारे काम कर रहा था, और उसकी अब स्पीड बढ़ रही थी क्योंकि चाइना के पास पैसा आ गया। बट अब दूसरे एंड पे चाइना भी अमेरिकन इंटरेस्ट को हिट कर रहा है, और वो हिट कर रहा है पैसिफिक पेनिनसुला में, मतलब साउथ चाइना सी के अंदर। साउथ चाइना सी जो है ना, उसमें जो कंट्रीज आती हैं वो बेसिकली सारी की सारी USA के अलाइज हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम
ताइवान सबसे पहले, जिसको चाइना समझता है कि वो उसकी टेरिटरी है, फॉलोइंग अप विद वियतनाम, जो बिल्कुल बॉर्डरिंग कंट्री है चाइना के साथ, उसका लैंड बॉर्डर लगता है, और वियतनाम एक बड़े अरसे अमेरिका से जंग लड़ने के बाद यूएस का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, मतलब है कम्युनिस्ट बट इट्स इंटरनली लाइक यूएस कॉलोनी. एवरीबडीज हार्ट बीट्स अमेरिका इन वियतनाम. थर्ड कंट्री इज फिलीपींस. अगेन उसको अमेरिका की प्रोटेक्शन है साउथ चाइना सी में, और प्रोटेक्शन की वजह से वो अभी तक चाइना के इन्फ्लुएंस से बचा हुआ है, एंड वेरी बिग ट्रेड पार्टनर विद यूएसए. फोर्थ इज साउथ कोरिया. साउथ कोरिया is one of the best examples of a free economy within the communist region. और उसने अपने आप को जिस तरह से over the last 50 years progressive development की है, यानी कि almost like a जापान की छोटी कह लें कि एक ब्रांच बोल लें, या जापान की कॉपी बोल लें. So they have evolved into a massive economy which is again a US trade partner. Then Japan, और फिर छोटे छोटे और मुल्क जो बेसिकली है कम्युनिस्ट इन्वेस्टमेंट वाले लोग, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट ओलिगार्क्स ने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उनका जो बिजनेस है, उनका जो ट्रेड है, वो अगेन है यूएसए और कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ. नोइंग दैट ऑल दिस, कि चाइना इन सारी कंट्रीज को शेडो करता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता अपना इन्फ्लुएंस जो है वो मिलिट्री इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में इतना बढ़ा चुका है कि अब अमेरिका वो पुश बैक देने की पोजीशन में आ गया है. इन द कमिंग फ्यू मंथ्स एज आई एक्सपेक्ट कि वो ताइवान के ऊपर कोई मूव लेना चाहता है, और वन चाइना पॉलिसी को डिक्टेट करा रहा है सबको कि भाई चाइना सिर्फ एक ही है, देयर आर नो टू चाइनास. सो ताइवान जो है, ये मैं किसी और टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगा, कि ताइवान कंसिडर्स इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री. एक्चुअली दे मेक अ क्लेम ओवर द मेनलैंड चाइना, जो चाइना हमारा सी जिनपिंग वाला है, कि दिस इज आर्स, वी ओन द राइट टू गवर्न पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वेयर चाइना जो मेनलैंड है, they say कि Taiwan is our territory and this is just part of China, this is just one province. So there is a clash between these two, and America ने बहुत heavy arms और जो अपना इन्फ्लुएंस है वो ताइवान में बढ़ाया हुआ है, जस्ट इन केस कि चाइना अगर उसको टेक ओवर करने की कोशिश करते तो यूएसए का एक बहुत बड़ा ट्रेड ताइवान के साथ अफेक्ट होगा, और सो ऑन. फिर बाकी जितनी कंट्रीज मैंने बताई हैं उन सबके साथ यूएसए का जो है वो काम अफेक्ट होगा. तो अब चाइना जो है वो शेडो करता है ये ट्रिलियन डॉलर्स की, मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमीज हैं जिनको वो चेकमेट कर सकता है, और अमेरिका को बड़े अच्छे तरीके से मतलब साइडलाइन कर सकता है इन कंट्रीज से. को बोलने को थियोरेटिकली तो बहुत आसान है ये बात, मतलब, लेकिन चाइना जियोपॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे वो अमेरिका के बहुत सारे ट्रेड के जो रूट्स हैं उसको बड़ी चैलेंज कर सकता है, जैसे हुसीज ने किया अभी रेड सी में ट्रेड रूट्स को अफेक्ट कर दिया. तो चाइना ये काम कर सकता है, और चाइना ये काम करने की पोजीशन में है, और तकरीबन समझ लो प्रोवोक हो चुका है अमेरिका के जो भी काम मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं, या अमेरिका जो भी मिडिल ईस्ट में कर रहा है, इज बेसिकली trying to provoke China to do something on the southern Pacific Peninsula, so that both of the countries fight, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉक्सी के थ्रू भी और खुद भी. और अमेरिका क्योंकि देख रहा है ग्लोबल डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस और उसकी जो डिप्लोमेटिक वो थी से वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है. तो दिस इज a last chance for America, in my own opinion, to stay legitimate and stay powerful, and to keep a legacy of its hegemony over the world, जो world order है ये सारी चीजें. So शंघाई कॉपरेशन हुई है अभी कल समिट पाकिस्तान में. तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि पाकिस्तान
सिक्योरिटी के लिहाज से इन सारे मुल्कों को होस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या पाकिस्तान को एक रीज़न बनाना, ये दिखाना था अमेरिका को, पाकिस्तान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी फॉर आवर सेल्स, और जियोपॉलिटिकली सी पैक उसमें से गुजर के ऑल द वे अप गोज अप टू सेंट्रल एशिया एंड टू यूरोप। तो चाइना जो है ना वो यूरोप तक की रसाई और यूरोप तक का बिजनेस और ट्रेड जो है ना वो कंटिन्यू रखना चाहता है, और पॉसिबिलिटी आगे यही नज़र आ रही है कि यूएसए और चाइना की आपस में रिफ्ट बढ़ती जाएगी, और वो दोनों एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रेड्स जो है वो डायरेक्ट ट्रेड की बजाय इनडायरेक्ट ट्रेड की तरफ चले जाएंगे, जैसे थ्रू डिफरेंट कंट्रीज, मतलब मलेशिया के थ्रू अमेरिका में सामान चला जाएगा या किसी और कंट्री के थ्रू, बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम चाइना, बिकॉज वो टैरिफ्स इतने ज़्यादा लगा रहे हैं चाइना से ट्रेड करने पे कि चाइना के साथ काम करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा, एंड ऑल्सो बिकॉज कि आपस में जो पॉलिटिकल रिफ्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जो पॉलिटिशियंस हैं स्पेशली फ्रॉम द यूएस साइड, चाइना की साइड से भी, वो नहीं चाहते हैं कि हम अब एक दूसरे के साथ काम करें, स्पेशली टेक्नोलॉजी के अंदर तो बिल्कुल ही एक दूसरे से वो दूर होते जा रहे हैं और हो गए हैं, तो बाकी चीज़ों की तरफ भी वो एक दूसरे को फिर नहीं देना चाहेंगे बिजनेस एक दूसरे को। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं और जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। सो अब पाकिस्तान उसके अंदर कहाँ रोल प्ले करता है? असल बात यह है, पाकिस्तान का जो असल किरदार है ना वो है कि वो चाइना को एक पैसेज दे रहा है। अब नोइंग दैट कि यूएस से जो है वो ईरान तक पहुंचने वाला है, पहुंचा नहीं है अभी तक, तो अब पाकिस्तान ईरान का बॉर्डरिंग कंट्री है। अगर अमेरिका ईरान पहुंच गया और ईरान में उसने किसी भी तरह अपने आप को मतलब सेटल कर लिया या बेसिस बिल्कुल करीब लिया है या पानी की मूवमेंट जो गवादर के करीब लेकर आ गया, तो चाइना का जो सी पैक का ख्वाब था ना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। जो BRI का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इशू जो ख्वाब था वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा पूरा करना, और अपनी वो जो पोलर हो रही है दुनिया, मतलब वेस्ट और ईस्ट का जो वो है, कहना चाहिए एक स्लाइस है, एक ईस्टर्न साइड और एक वेस्टर्न साइड, पाकिस्तान उसके अंदर डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है। वो हमारे चीफ ने भी पिछले साल जाके यूएसए में थिंक टैंक्स को बोल दिया था कि मतलब हम स्ट्रेटेजिकली बहुत ही वी आर अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये है कि हम चाहें तो यूएसए की साइड पे जाके चाइना का सारा ख्वाब बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अब हम यूएसए की तरफ जाना चाहते नहीं है टेक्निकली, बिकॉज यूएसए ने हमें पागल ही बना के हमेशा रखा, और IMF और इस तरह की लोन्स देके हमें हमेशा अपना मोहताज बना के रखा। ऑल्दो चाइना भी कोई हमें खुलकर एज सच वो नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, लेकिन चाइना हमारे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है जैसा कि ब्रिटिशर्स ने किया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा। उसमें चाइनीज एंटिटीज आएंगी, उनको लेवरेज मिलेगा, उनको इंसेंटिव मिलेंगे, उनको सारी चीजें मिलेंगी। सो पाकिस्तान को ज्वाइंट वेंचर्स करने में फायदा होगा, या इन जनरल बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो लेबर होगी उसको शायद कुछ काम मिल जाए, जैसे मलेशिया जो है वो उठ गया चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से, या बाकी जितनी कंट्रीज थी जहाँ पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स की, तो पाकिस्तान को ये फायदा तो मिलेगा, लेकिन इन जनरल पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी लूज करना शुरू कर चुका है और करेगा, और मजीद पाकिस्तान अपने आप को चाइना की गोद में डालेगा। सो बेसिकली गवर्नेंस जो है वो चाइनीज स्टाइल में, कम्युनिस्ट स्टाइल में पाकिस्तान में होगी, जो कि इन अ लॉन्गर रन पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, बट इन शॉर्टर रन आई थिंक अच्छा नहीं है, इन अ लॉन्गर रन वुड बी गुड फॉर पाकिस्तान। अगेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे ज़रूर हैं, हम मतलब मुसलमान हैं, देयर आर नॉन मुस्लिम्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल वांट ब्रेड, पीपल वांट गुड फूड, पीपल वांट the food to be served on the table, quality of life, और इसीलिए लोग माइग्रेट भी करते हैं उन सारी कंट्रीज में जहाँ पे इस्लाम बज़ाहिर नहीं है, लेकिन पीपल गेट टू प्रैक्टिस द रिलीजन इंडिविजुअली, और फिर छोटे छोटे उसमें कम्युनिटीज़ के अंदर वो जाके अपने आप को और इंटैक्ट रखते हैं मुस्लिम उस स्पिरिट के अंदर। बट इन जनरल people want good quality of life, and
उस गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या चाइना के साथ बिक जाना हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली सही नज़र आता है बनिस्बत के हम यूएसए के उस पर जाएं, क्योंकि यूएसए तो हमें जंगें लड़वाता है। ऐसा नहीं है कि चाइना हमें जंग नहीं लड़वाएगा, चाइना भी हमें कंटेन करने के लिए, यूएसए को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे चाइना वुड आल्सो इन्फ्लुएंस विद इट्स ओन मिलिट्री एंड इट्स ओन माइट इन द सी अराउंड गवादर, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री आने वाली है, एक्सपेक्टेड यही है कि ईरान में पहुँचने वाले हैं वो जल्दी। सो ये सारा जो कुछ भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है ना, इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान की हैसियत बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर ना ऑपोजिशन फोर्सेस जितनी भी हैं जो गवर्नमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट को ये काम नहीं करने दे रही, उनका तो रिवर्स गियर पहले से ही लग चुका है और अब मजीद लगेगा। सो उनका अब कोई फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है, बिकॉज चाइना जब गवर्न करेगा तो वो सेंसरशिप को और जीरो ऑपोजिशन की उसकी स्ट्रेटजी पे चलेगा, एंड यू वोंट बी एबल टू सी कि जिस तरह की ये पीटीआई टाइप की पार्टियां और ये सब जो एंटी स्टेट नैरेटिव और वो लेके चल रही हैं, दे विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। इसी तरह मुशर्रफ ने भी किया था कि जब 9/11 करना था तो ऑपोजिशन को न्यूट्रलाइज कर दिया था, जीरो कर दिया था, बुकटी उड़ा दिया था, नवाज शरीफ बेनजीर बाहर भेज दी थी, यू नो, देयर वाज नोबडी टू चैलेंज एंड नोबडी टू टेल कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वो अपनी एक गवर्नमेंट बिठा के जिस तरह काम किया था मुशर्रफ ने, वी ऑल नो दैट, इफ वी डोंट नो विल हैव टू गो बैक एंड रीड द हिस्ट्री। ज़ियाउल हक ने भी इसी तरह किया था कि ऑपोजिशन जीरो कर दी थी और वो काम किया था जो आपका जो पीछे से अब्बा होता है वो आपको बता रहा होता है। तो दिस टाइम दिस इज चाइना, दिस इज नॉट यूएसए, एंड द होल एस्टेब्लिशमेंट एंड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर aligned and very much synced, to very much of my surprise, but कुछ ना कुछ उनको नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट, कुछ ग्रोथ नज़र आ रही है, कुछ उनको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और जरदारी जैसा बंदा जो है उसको प्रेसिडेंट बनाया ही इसी वजह से है कि वो बलूचिस्तान में और जितने भी ये कबायली मामलात हैं जिसमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो खुलकर नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो सी पैक को चेकमेट करती हैं, सी पैक को अपोज करती हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनके साथ मफाहमत करने के लिए, उनके साथ डील्स बनाने के लिए उसने क्या कहते हैं उसको प्रेसिडेंट बनाया, ताकि वो डील्स बनाए और लोगों को जो है वो ऑपोजिशन में ना जाने दे। तो बस ये था सारा एक एनालिसिस मेरे जहन में। मैं लिखता रहता हूँ इस बारे में, लेकिन मेरा दिल था कि मैं एक वीडियो बना लूँ और वो पोस्ट कर दूँ, कि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। बेसिकली पाकिस्तान चाइना बन रहा है, चाइनीज़ कॉलोनी बन रहा है, और ऑलमोस्ट आज का दिन जो है वो बहुत हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाली है। उसको कह रहे हैं कि भाई इत्तेफाक राय से जो है वो पास कर लिया जाएगा। पीटीआई वाले अपोज करते रहेंगे, नहीं होगा कुछ भी, बट वो पास हो जाएगा। तो उस अमेंडमेंट से ना चाइना को बहुत पावर्स मिल जाएगी पाकिस्तान पे गवर्न करने की, और बहुत ही मतलब अपने जो पॉलिसीज हैं उसको एग्जीक्यूट करने की। सो ये है बस एनालिसिस। सो अमेरिका जो है वो इसराइल को यूज़ करके उसने डिस्ट्रप्शन क्रिएट की है पूरे मिडिल ईस्ट में। तो चाइना के जो प्लान्स हैं मिडिल ईस्ट में वो इस वक्त हॉल्टेड हैं। चाइना अभी मिडिल ईस्ट में फर्दर अपनी बहुत ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं देख सकता, ना देख रहा होगा। सो चाइना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अब यही है कि वो दोबारा से ना पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट समझ के और बहुत ही वाइटल स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ के ना पाकिस्तान को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने रिसोर्सेज के थ्रू। ऑब्वियसली गवर्नेंस भी लेके आएगा, अपनी कंपनीज भी लेके आएगा, लानी भी पड़ेंगी उसको, क्योंकि वो अपना बिजनेस अगर चाहता है कि वो ट्रिलियन मल्टी ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस करता रहे दुनिया से, तो उसको ट्रेड जो है ना वो यूरोप की तरफ ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। और अपेरेंटली यही लग रहा है कि उसको यूएसए की जो इकोनॉमी है वो शेयर उसका नहीं मिलेगा इन सम टाइम्स टू कम। कितनी जल्दी ये होता है ये नहीं पता, लेकिन अब मूवमेंट्स जो है ना वो जिस तरह पॉलिटिकल वो हो रहा है
क्या कहते हैं, हमें जो चाइना जो है वो जिस तरह पॉलिटिकली अपने मूव्स ले रहा है, हर मुल्क को जो है वो अलाइन कर रहा है अपनी वन चाइना पॉलिसी से, दिखने को यही लग रहा है कि चाइना इज preparing for a move in Taiwan or doing some disruption in South China Sea. But before that, China has to secure Pakistan. China needs to secure Pakistan as a strategic and geographical route, ताकि USA अगर जस्ट इन केस ईरान पे आ भी जाता है और अटैक कर भी देता है तो वो इतना फुल प्रूफ कर दे अपने मतलब पाकिस्तान को और अपने सी पैक के रूट को कि यूएस से जो है वो उसको इतनी आसानी से अफेक्ट कर ना सके. इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर बोथ पाकिस्तान एंड चाइना, बट लेट्स सी क्या होता है. अल्लाह ताला कोई अच्छे रास्ते बनाते, अल्लाह की ज़ात भी है और हमने इन सारी चीज़ों में अल्लाह की ज़ात को इग्नोर नहीं करना. बट रीजनल पॉलिटिक्स यही है कि मुसलमानों को अच्छा खासा सप्रेस किया है मिडिल ईस्ट में. उनकी बड़ी शामत आई है, लेकिन उनकी शामत भी आने की वजह है वो फिर किसी और वजह से डिस्कस करेंगे किसी और टाइम पे. बट आई थिंक जियोपॉलिटिकली चाइना इज टेकिंग मूव. SCO समिट जो है वो बड़ी एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है. और आज ही मैं देख रहा था चाइना के न्यूज़ चैनल पे CGTN पे कि लिखा हुआ था कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या पता नहीं बाय वर्ल्ड ऑर्डर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करना चाहते हैं, विच मीन्स कि जो इसका कॉन्सिक्वेंस होगा ना वो ये होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है ना उस तरह की एंटिटी जो है वो इररेलेवेंट हो ही चुकी है ऑलरेडी. कर तो कुछ सकता नहीं है यूनाइटेड नेशन, पीस कीपिंग तो कुछ कर नहीं सका. तो जिस तरह लीग ऑफ नेशंस जो है वो डिसॉल्व हो गई थी और वो ख़त्म हो गई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अब लगता यह है कि यूनाइटेड नेशन का भी टाइम पूरा होने वाला है और एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाइना लेकर आ रहा है जिसमें वो अपने अलाइंस को साथ लेकर चलेगा और यूएस से जो है वो नेटो या जो भी अलाइंसेज होंगी उनके थ्रू ऑपरेट करने की कोशिश करेगा. एंड बाकी छोटे मुल्क जो होंगे वो देखते हैं कौन से मुल्कों के साथ जाते हैं. अपेरेंटली तो यही लगता है कि अफ्रीका जो है वो चाइना की तरफ था, लेकिन हाउ ईजीली एंड हाउ कन्विंसिंगली चाइना कैन गिव देम प्रोटेक्शन एंड गिव देम रिसोर्सेज दैट दे नीड, और हाउ easily China can continue having investments in the African region in specific. मैं मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा. So ये है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वो थी डाइवर्स बातें थी, but this is all that's happening and Pakistan is here to ripe the seed that it sowed by ousting Imran Khan. Actually मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान को चाइना के कहने पे अंदर किया गया था. इनिशियल इग्निशन जो था वो यूएसए की तरफ से था, बट यूएसए ने करने के बाद उसको हटाने के बाद वो अपने मामलात में काफ़ी इन्वॉल्व हो गया. तो मुझे जो फील आती है कि यूएसए ने जिस तरह इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू किया हुआ है और दोबारा से इमरान खान की जो पार्टी है वो अमेरिका से मदद ले रही है इमरान खान के छूटने पे, और सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिसमें डोनाल्ड लू की कॉन्फ्रेंस भी हुई, सेनेट हियरिंग भी हुई, और उसमें सारी बातें यही हुई कि हमने इमरान खान को नहीं हटाया. हालांकि इमरान खान को हटाने में यूएसए का हाथ ज़रूर था, हटाने में हाथ ज़रूर था, लेकिन जेल में बंद करने का जो काम था वो इमरान खान का यूएसए ने नहीं करवाया, बल्कि वो चाइना ने करवाया. उसको रिटेन भी चाइना ने ही किया हुआ है. एंड इमरान खान की ही पार्टी वाहिद पार्टी है जो इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, विच इज़ एक्चुअली detrimental to CPEC or detrimental to the strategic progress that Pakistan is going to make, and the strategic partnership that Pakistan is going to make with China, possibly today by the change in the doing the constitutional amendment. तो जोन आउट हो रहा हूँ. बाकी ये कि करते रहेंगे अब इंशाल्लाह, इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा.